बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। अभी पहले वाले ज़ख्मी उठाए जा रहे थे, पहले वाली लाशें जो हैं वो दफनाई नहीं गई और एक मरतबा फिर आज़ाद कश्मीर में खून रेजी हो गई। एक के बाद एक वाक़यात हो रहे हैं। अस्पतालों की सूरत हाल मैं आपको बता देता हूँ कि इतना रश है कि खून देने वालों का तांता बंधा हुआ है। 200 के करीब लोग बताए जाते हैं जिन्हें बुलेट इंजरी आई है। जो लोग शहीद हुए उनकी तादाद 20 के लगभग बताई जाती है, जिन्हें कल शहीद किया गया था सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से फायरिंग करके। ये डायरेक्ट फायर किए गए थे और सिक्योरिटी फोर्सेस का कोई एक शख्स भी शहीद नहीं हुआ। तो जो शहीद हुए वो सारे के सारे मुजाहिरीन थे, उन पे डायरेक्ट फायरिंग की गई है और उसके नतीजे में 20 लोग शहीद हो गए और बहुत बड़ी तादाद में लोग गोलियों के जख्मों से चूर होकर अस्पतालों में पहुंचे हैं। अस्पतालों में खून देने वालों का तांता बंधा हुआ है और इतना रश है कि टेबलों के ऊपर भी मरीजों को डाला गया है, यानी वहां पे अस्पतालों में बेड खत्म हो गए और एक इमरजेंसी जैसी सूरत हाल है आज़ाद कश्मीर में। और ये खून बहने का सिलसिला अभी भी रुक नहीं रहा। आज़ाद कश्मीर में लोग अपने प्यारों का पोस्टमार्टम करवाना चाहते हैं, तो अस्पताल इंतजामिया की वजह से बताया जा रहा है उनकी तरफ से कि जनाब यहाँ पे रश इतना है और लोड इतना ज़्यादा है कि हम ये रिपोर्टें आपको या रिजल्ट आपको तैयार करके दे नहीं पाएंगे। हम एक तरफ जाते हैं, दूसरी तरफ से आवाज़ आती है, तो लोड बहुत ज़्यादा है अस्पताल की इंतज़ामिया के ऊपर। जबकि आईजी ने स्टेटमेंट दिया बीबीसी को और उसने कहा कि सिर्फ 5 लोग मारे गए अब तक। सारा जितना भी अभी तक सिनेरियो बना, 67 लाशें अभी तक बाकायदा डाटा के साथ जारी कर चुकी है जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी। उसका डाटा दे चुकी है कि ये 67 लोग, 67 लोग अब तक शहीद हो गए। और अभी जो आज के दिन में शहीद हुए वो अलग है, मैं आपको बताता हूं आज मीरपुर में क्या हुआ। लेकिन पहले रावलाकोट में लोग निकले दरेक के मुकाम से, फिर ये गए चनार चौक की तरफ, अब ये पहुंच गए डी चौक की तरफ और यहां से उन्होंने मकबूल बट चौक में जाना है। अगर ये मकबूल बट चौक पहुंच जाते हैं, यहां पे भी सिक्योरिटी फोर्सेस बहुत बड़ी तादाद में मौजूद हैं और ये पैदल जाएंगे। ये अगर मकबूल बट चौक पहुंच जाते हैं तो फिर रावलाकोट पे तो एक तरह से कंट्रोल हो जाएगा इनका और उसके बाद इन्हीं लोगों ने आगे मुजफ्फराबाद की तरफ बढ़ना है। लोग कम नहीं हो रहे, सिर्फ वो लोग कम हुए जो खून देने के लिए अस्पतालों में गए हैं या वो लोग कम हुए जिन्हें गोलियां लग गई हैं। बाकी लोग हजारों की तादाद में, बहुत बड़ी तादाद में ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के एहतजाज में शामिल है। खवातीन भी निकल कर एहतजाज के अंदर शामिल होने के लिए आई हैं और वहां पे जो मुकर्रीन है उन्होंने कहा जी हम ना तो हथियार उठाएंगे ना वापस जवाबी कार्रवाई करेंगे, हम सीधा सीधा अपना एहतजाज करेंगे और अपने सीने पेश करेंगे। ये गोलियां मारते हैं तो मारते रहें। और लगातार हम देख रहे हैं कि गोलियां चल रही हैं और रियल बुलेट्स हैं, यानी वो गोलियां जो बॉर्डर के ऊपर इंडिया पाकिस्तानी फौजियों को मारता है और पाकिस्तानी फौजी इंडियन फौजियों को मारते हैं, वो वाली रियल बुलेट्स पाकिस्तानी शहरियों पे या कश्मीरी शहरियों पे चलाई जा रही हैं। बहुत ही अजीब सूरत हाल है। अब आ जाए जरा मीरपुर में क्या हुआ। कल जो कुछ भी रावलाकोट में हुआ उसमें कुछ नौजवान शहीद हो गए जिनका ताल्लुक था मीरपुर से। तो मीरपुर में एक लोगों की रैली निकली और उन्होंने कहा जी हम इज़हार यकजहती करेंगे उन नौजवानों से जिन्हें शहीद किया गया रावलाकोट में। अब ये रैली निकल के बाजार में से, सड़क से, मेन शाहरा से गुजर रही थी तो इनके ऊपर सीधे फायर कर दिए गए सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से। वहां कई लोग जख्मी हो गए और 6 लोग मौके पर ही शहीद हो गए। वो लाशें सड़कों पे पड़ी हुई थी। एक नौजवान ने छत से वीडियो बनाई है, लाशें कितनी देर तक सड़कों पे पड़ी रही। वहां पे उन्हें उठाने वाला कोई नहीं था, लगातार फायरिंग हो रही थी, लोग जख्मी थे और वो तड़प तड़प के सड़क पे अपनी जान दे रहे थे। वहां पे लोग शहीद हो गए। 6 लाशें आकर उठाई सिक्योरिटी फोर्सेस के लोगों ने। ये नकाबपोश लोग थे, इन्हें पीछे से बुलवाया गया, सादा कपड़ों में मलबूस थे, नकाबपोश थे और ये डबल केबन डाले और इस तरह की गाड़ियों में आए और उन्होंने इंसानों को जानवरों की तरह उठा के गाड़ियों में फेंका। वो जो डेड बॉडीज पड़ी हुई थी सड़कों पे, जो शहीद पड़े हुए थे, उनको उठा के गाड़ियों में फेंका और लेकर चले गए। अब कश्मीरी ये वाले मनाजिर देखने के बाद कह रहे हैं कि इसी तरह हमारी लाशें पहले भी गायब की गई हैं। यानी कुछ शोधा जो लाशें हमारे पास थी वो तो हमने दफना दी हैं, लेकिन कुछ लाशें जो हम बार बार मुतालबा करते रहे कि हमारे साथियों की लाशें हमारे हवाले की जाएं, जिन्हें अस्पताल से कब्जे में लिया गया या जिन्हें रात के अंधेरे में कब्जे में लिया गया, तो ये वादा किया गया था कि ये लाशें आपको वापस दी जाएंगी, इन्हें अमानतन दफनाया गया है और आपको ताबूत में डालकर देंगे, आप उनके लवाहिकीन को वो लाशें उनके हवाले कर दीजिएगा। ये वादा किया गया था जब मुज़ाकरात हो रहे थे। लेकिन अब लाशें उठाते कैसे हैं ये मनाजिर हमने सबने देख लिए। सड़क के ऊपर लोग पड़े हुए हैं,
और उन्हें गोलियां लगी हुई हैं और वो एक एक करके जान दे रहे हैं, शहीद होते जा रहे हैं। उसके बाद पीछे से सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ियां आती हैं, सादा कपड़ों में नकाबपोश उतरते हैं, वो लाशें उठाकर गाड़ियों में डालते हैं और निकल जाते हैं। ये मनाजिर हम मकबूजा कश्मीर में भी नहीं हमने देखे कभी, जो मनाजिर हम इस वक्त आज़ाद कश्मीर में बदकिस्मती से देख रहे हैं। आसिम मुनीर साहब की जो पॉलिसी है वो पाकिस्तान को वहां ले आई जो हम कभी सोच भी नहीं सकते थे। यानी इक्तदार की एक ख्वाहिश, हमेशा रहने की ख्वाहिश, कुर्सी मेरे से कोई ना ले पाए, मैं अपनी हुकूमतें बनाऊंगा, मैं पाकिस्तान को कंट्रोल करूंगा, मैं अपने लोगों को तरक्की दूंगा, अपने लोगों को आगे लेकर आऊंगा, तमाम इदारों में मेरे हमायती लोग बैठेंगे, मैं अपने तमाम मुखालिफिन को कुचल दूंगा, ये मुल्क वैसे चलेगा जैसे मैं चाहूंगा। ये जो ख्वाहिशात हैं, इन ख्वाहिशात ने बेड़ा गर्क कर दिया पाकिस्तान के पूरे स्ट्रक्चर का। आपकी तरक्की मुकम्मल तौर पर रुक चुकी है। पाकिस्तान के अंदर मईशत का पहिया जाम हो चुका है, बिल्कुल ज़रा सी भी मईशत आगे नहीं बढ़ रही। सरमायाकारी ख़त्म हो गई पाकिस्तान में। पाकिस्तान की आलमी सतह पे क्रेडिबिलिटी भी नहीं रही। इंसानी हकूक़ की पामालियों में पाकिस्तान का दुनिया में नाम बन रहा है। पाकिस्तान का पासपोर्ट बदतरीन पासपोर्ट की लिस्ट के अंदर चला गया है। सिर्फ आसिम मुनीर की एक ताल्लुकदारी डोनाल्ड ट्रंप से बनी है और इसके नतीजे में अभी तक एक अमान मिली हुई है कि कोई हमें कुछ कहता नहीं है। जिस दिन डोनाल्ड ट्रंप का हाथ सर से उठ गया उसके बाद पूरी दुनिया सवाल पूछेगी, क्योंकि सवाल बहुत सारे इकट्ठे हो चुके हैं और एक सैलाब आएगा सवालों का जिनके जवाब फिर किसी के पास नहीं होंगे। नाज़रीन, ये आईजी ने जब कहा ना कि पोस्टमार्टम अगर नहीं होगा तो हम तो लाश ही नहीं मानेंगे, ये बड़ा सीरियस इशू बन गया। अब पोस्टमार्टम करवाने के लिए जाते हैं तो लाश गायब कर दी जाती है। उधर डॉक्टर कह रहे हैं जनाब हमारे पास इतना लोड है कि हम पोस्टमार्टम कर ही नहीं पा रहे, आपको रिपोर्टें कैसे बनाकर दें। ये अब हालात हो गए हैं। और अभी जो ताज़ा लिस्ट जारी की गई है उसमें जो 6 लोग शहीद हुए मीरपुर में, उनके नाम शायद शामिल नहीं किए गए। तो मीरपुर में भी 6 लोग शहीद हो गए हैं और काफ़ी लोग जख्मी हुए हैं, उन्हें भी अस्पतालों में मुंतकिल किया गया है। पाकिस्तान की शारक था पूरा कश्मीर, अब अपनी शारक के ऊपर खुद ही छुरी चला रहे हैं और ये काम भी एक डिक्टेटर कर रहा है। हमेशा डिक्टेटर ने नुकसान पहुंचाया, आज फिर डिक्टेटर नुकसान पहुंचा रहा है। रियासत के मुंह को खून लग गया, ऐसा लगता है खून लग गया इनके मुंह को, और ये अब खून पिए बगैर इनका गुजारा नहीं होता। ये पूरा रजीम जो आसिम मुनीर साहब ने बनाया ये पाकिस्तानियों की लाशों के ढेर के ऊपर खड़ा है और इसे हर थोड़े अरसे के बाद पीने के लिए इंसानों का ताज़ा खून चाहिए होता है। कभी इन्हें 9 मई पे खून में असर आ जाता है, उसके बाद इनको डी चौक में खून में असर आ जाता है, उसके बाद ये खून पीते हैं मुरीदके में, फिर कश्मीर में खून पीते हैं, फिर दोबारा खून पीते हैं जब आयतुल्लाह अली खामनाई की शहादत होती है। ईरान में लोग निकलते हैं एहतजाज करने के लिए, अहले तशी, उनका खून पीते हैं। फिर कश्मीर में खून पिया जाता है और अब लगातार 2 दिनों से खून पीते पीते खून की ज़रूरत बढ़ती जा रही है। ऐसा लगता है डोज बढ़ती जा रही। पहले कम लोगों को मारते थे, अब ज़्यादा लोगों को मारते हैं। पहले देर देर के बाद मारते थे, अब जल्दी जल्दी मारते हैं। तो ये रियासत और इसके इदारे एक खून आशाम बनते चले जा रहे हैं और सियासतदान बैठकर तमाशा देख रहे हैं। जिनकी जिम्मेदारी है ना, वो अगर बैठ के तमाशा देखेंगे और ये सोचेंगे जनाब कहीं मैं ना पकड़ा जाऊं, मेरा कारोबार ना बंद हो जाए, मेरी सियासत ना ख़त्म हो जाए, मेरे बच्चे ना बर्बाद हो जाए, पूरा मुल्क ही बर्बाद हो रहा है। जब आप सियासत में आए थे ना तो आपको ये सोच कर आना था कि मैं अपने मुल्क की खातिर अपनी ज़िंदगी दे रहा हूं, तो फिर अब आपको पीछे हटने का कोई हक हासिल नहीं है। लोगों ने आप लोगों को वोट डाले हुए, निकले और निकल के आवाज़ उठाएं। फजल रहमान की जिम्मेदारी है, एएनपी की जिम्मेदारी है, पीपल्स पार्टी के अगर कोई लोग अब भी उनके अंदर इंसाफ बाकी है तो उनकी जिम्मेदारी है। पीएमएलएन ने तो मायूसी कर दिया, बेड़े ही गर्क कर दिया पकड़ के। पीटीआई के लोगों को खड़े होना चाहिए फौरी तौर पे। बाकी तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को मिलकर आवाज उठानी चाहिए जुल्म और बर्बरियत के खिलाफ, और इनको आज़ाद कश्मीर में जाना चाहिए और लोगों के साथ इजहार यकजहती करना चाहिए। पीएमएलएन से मायूसी क्यों है ये जरा देखें ना। आप ख्वाजा आसिफ का स्टेटमेंट आप देखें, ये पाकिस्तान का वजीर दिफा है और वजीर दिफा का बयान देखें। मुझे एक मेरे दोस्त हैं कश्मीरी, उन्होंने ये स्टेटमेंट भिजवाया, उन्होंने कहा जी दिल ही टूट गया है ख्वाजा आसिफ की ये बात सुनकर। मैं बताऊंगा कौन लोग हैं जिन्हें गोलियां लगी हैं। अभी बताता हूं आपको एक ऐसा वाकया सुनाता हूं कि आपको हैरत होगी कि ये कर क्या रहे हैं। एक और जर्नलिस्ट हैं, बड़े अच्छे जर्नलिस्ट हैं, उनका मुझे फोन आता है, वो रोना शुरू हो गए।
मैंने कहा रोते क्यों हो? कहते जी मैं आज़ाद कश्मीर से हूं। मैंने कहा फिर? कहते जी हम आवाज़ ही नहीं उठा सकते। कहते इमरान भाई अपने आप से घिन आ रही है। मुझे एक सहाफ़ी ने फ़ोन करके कहा जो कश्मीरी है, उसने कहा जी मुझे अपने आप से घिन आ रही है, मुझे अपने आप से नफरत हो रही है, मैं सच बोल ही नहीं सकता हूं। कोई इदारा सच चलाने को तैयार ही नहीं है। वो बेचारा इदारे पे काम करता है, सोशल मीडिया का इतना बड़ा नहीं है, लेकिन वो कहता है जी कोई इदारा सच चलाने को तैयार ही नहीं है। अपने आप से घिन आ रही है, अपने आप से नफरत हो रही है कि इतना बड़ा जुल्म हो गया, मेरे भाई मार दिए और मैं आवाज नहीं उठा सकता, मैं बात नहीं कर सकता। तो मैंने कहा हम उठाएंगे आपके हिस्से की आवाज भी, ये बोझ हम उठाएंगे, हम जोर लगाएंगे और एक वक्त आएगा इंशाल्लाह आप सब बोलेंगे। एक वक्त आएगा आप सबको बोलना पड़ेगा, लेकिन जब सब मिलकर बोलेंगे तो फिर जुल्म नहीं हो पाएगा। इसलिए बारी बारी सबकी बारी, ये मैं कहता रहता हूं कि आप सबकी बारी आएगी, एक एक करके आप सबको मारा जाएगा, एक एक करके आप सबकी इज्जत पे हाथ डालेंगे, एक एक करके आप सबकी चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल करेंगे, एक एक करके आपके घरों में घुसेंगे। ये आज भी मौका है, इकट्ठे होकर इनका मुकाबला करो, वरना ये जायंट बनता जाएगा, ये एस्टेब्लिशमेंट इतनी ताकतवर हो जाएगी कि फिर आप इसको रोकना आपके लिए मुसीबत बन जाएगी, फिर बहुत ज्यादा कुर्बानी देनी पड़ेगी। आज अगर आप लड़ेंगे तो आपको कम कुर्बानी देनी पड़ेगी। जितना वक्त गुजरेगा, जितना खून आप इस बला को पिलाएंगे, ये उतनी ताकतवर और बड़ी होती चली जाएगी, फिर ये ज्यादा खून पिएगी और ज्यादा ताकतवर हो जाएगी और फिर आपको इसको रोकने के लिए ज्यादा बड़ी कुर्बानी देनी पड़ेगी। आज रोक लो, कम नुकसान होगा, कल रोकोगे और नुकसान होगा, उसके बाद रोकोगे ये और ताकतवर हो जाएगी आपका खून पीकर, फिर और नुकसान होगा। तो बारी बारी सबकी बारी। ये ख्वाजा आसिफ को बात समझ नहीं आएगी, ये रिसीविंग एंड पे रहे हैं। मुस्लिम लीग नून एक दौर में रिसीविंग एंड पे रही है, पीपल्स पार्टी भी रही है, लेकिन इनको ये बात समझ नहीं आएगी। ये इक्तदार के झूले में बैठे हुए हैं। जिस तरह वो डीसी की आपने देखी थी ना वीडियो कि वो झूले ले रहा था बात करते हुए, तो ये सारे इक्तदार के झूले में बैठे हुए, इन्हें बिल्कुल समझ नहीं आएगी। ख्वाजा आसिफ से जब सवाल किया गया तो उसने कहा रावला कोर्ट में एहतजाज करने वालों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है। वो लोग जिस तरह पाकिस्तान दुश्मनी का इजहार कर रहे हैं, कब कर रहे हैं यार, खुदा का नाम लो यार। तो मैं नहीं समझता कि उनका पाकिस्तान के साथ कोई ताल्लुक है, यानी कश्मीरियों को डिसोन ही कर दिया कि इनका पाकिस्तान से कोई ताल्लुक नहीं है। वहां पे लोगों ने वोट नहीं डाला, निकल के 10-15% लोग मैक्सिमम निकले होंगे। ये झूठ बोलते हैं कि ज्यादा लोग निकल आए, तारीखी तौर पे कम टर्न आउट रहा, लोगों ने वोट ही नहीं डाला। तो लोगों ने इनको डिसोन किया। सारे लोग खड़े हुए ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के साथ और ये कह रहे हैं कि इनका पाकिस्तान से ताल्लुक ही कोई नहीं है, ये भारतीय स्पॉन्सर्ड लोग हैं। यही बातें ख्वाजा आसिफ, तुम्हारा बाप और उससे पहले के लोग वो किया करते थे बंगालियों के खिलाफ कि ये भारतीय दहशतगर्द है, भारतीयों के साथ मिले हुए हैं, ये बंगाली गद्दार हैं, ये पाकिस्तान के वफादार नहीं है, ये मुल्क के दुश्मन है, ये पाकिस्तान के खिलाफ बात करते हैं, इनका ताल्लुक इंडिया के साथ है, उनकी एजेंसियों के साथ है। यही बातें कर करके तुम लोगों ने बांग्लादेश तोड़ दिया। ये देखो बिलावल क्या कह रहा है, बिलावल के स्टेटमेंट सुने आप सर पकड़ के बैठ जाएंगे। बिलावल कहता है जी कि रियासत फैसला करे नून लीग का मफाद अहम है या पाकिस्तान का। पहले बिलावल को ना निकाल के, जो पीपल्स पार्टी के पुराने लोग हैं, मेरी गुजारिश है उनको निकाल के बिलावल को ना आईन पढ़ाना चाहिए जो उसके नाना ने लिखा था। लिखा तो नहीं था, लिखा तो बहुत सारे लोगों ने था, लेकिन उसके नाना को क्रेडिट चाहता है, उसके दौर में हुआ। तो जरा वो आईन निकाल कर पढ़े कि उसमें रियासत की डेफिनेशन क्या है। वफाकी और सूबाई हुकूमतें और पूरा सिस्टम जो मिलकर बनता है वो रियासत होता है। फौज को आप रियासत नहीं कह सकते, एक सेक्टर कमांडर रियासत नहीं होता। रियासत आईन के अंदर दर्ज है, वो क्या चीज है। और तुम लोगों रियासत, तुम, बिलावल की गवर्नमेंट है आजाद कश्मीर में, बिलावल ने खून बहाया ये सारा का सारा, बिलावल ने सिक्योरिटी फोर्सेस को बुलवाया, बिलावल ने वहां पे बहुत बड़ी मिकदार में सिक्योरिटी फोर्सेस को इकट्ठा किया, फिर बिलावल ने पाबंदी लगाई, ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के ऊपर कलअदम करार दिया, फिर बिलावल ने उनके रहनुमाओं के सरों के ऊपर इनाम रखा, फिर बिलावल ने बार बार वहां पे ऑपरेशन का हुक्म दिया। ये सारा कुछ बिलावल ने खुद किया है। और अब वो ये कहता है कि जनाब आप कर रहे हैं तो आप कर रहे हैं तो रियासत कर रही है। और भाई रियासत क्या होती है? कोई एक इदारा रियासत नहीं होता। आसिम मुनीर रियासत नहीं है ना, वहां बैठा हुआ सेक्टर कमांडर रियासत है। रियासत की डेफिनेशन पढ़िए बिलावल साहब, रियासत होती क्या है, कहते किसको है रियासत। रियासत की डेफिनेशन पढ़े जो आइन के अंदर लिखी हुई है, आर्टिकल 7, आर्टिकल 8 आप निकालें आइन का, पढ़े, आपको पता चलेगा।
वादे तौर पे लिखा हुआ है कि जनाब जो अवाम के मुंतखब नुमाइंदे आकर बैठते हैं वो हैं रियासत, कैबिनेट, वजीर आजम, उसके साथ बाकी लोग, आपकी कौमी असम्बली, सूबाई असम्बली, सेनेट, ये है रियासत। ये तो आपके पास है, रियासत तो आपका कब्जा है। 3 सूबों में आपकी हुकूमत बनाकर दी हुई है, सदर आपको बनाकर दिया हुआ है, चेयरमैन सेनेट आपको बनाकर दिया हुआ है, गवर्नर आपके 3 लगे हुए हैं। और आपको क्या चाहिए? पंजाब में गवर्नर आपका, खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर आपका, हर जगह पे आपने अपना इक़्तिदार हासिल किया हुआ है। इसके बावजूद आप कहते हैं जनाब कि आपकी बात नहीं सुनी जाती। रियासत फैसला करे नून लीग का मफाद अहम है या पाकिस्तान का, तो नून लीग को बजट कौन पास करवा कर देता है? नून लीग के वजीर आजम को वोट किसने डाला था? ये हर जुर्म का हिस्सेदार है। और अब ये कहता है जुल्म, ज्यादती, कत्लो गारत, डकैती को जमहूरियत का नाम दिया जाता है। ये लोग गोलियां चलाकर हुकूमत चलाना चाहते हैं, लाशें गिराकर अपनी हुकूमत बनाना चाहते हैं। ब्रूट मेजॉरिटी का लफ्ज पाकिस्तान में सबसे पहले बिलावल साहब आपने इस्तेमाल किया था। तुम लोगों ने ये जुल्म किया, ये बर्बरियत की है पाकिस्तान में। तुम इनके आला कार हो, तुम इनके साथ मिले हुए लोगों को बेवकूफ नहीं बना सकते। फिर कहते नहीं पुरअमन रहना चाहते हैं वरना मैं भी जरदारी का बेटा हूं। लदस क्या पिद्दी और क्या पिद्दी का शोरबा कि मैं पुरअमन रहना चाहता हूं वरना मैं भी जरदारी का। कट दो भाई तेरा जिन कटना। जरदारी कहता है कि मैं भाई एस्टेब्लिशमेंट के हाथ मजबूत करूंगा। एक जरदारी ने स्टेटमेंट दिया था जिंदगी में और जरदारी दुबई भाग गया था। सदर होने के बावजूद ये पाकिस्तान में नहीं रुक पाया स्टेटमेंट देने के बाद। उस जरदारी का बेटा है। एक दिन जरदारी डट के खड़ा नहीं हो सका था आर्मी चीफ के सामने। एक स्टेटमेंट दिया, वो भी गोल बोल दिया, नस गया पाकिस्तान से। जब तक डील नहीं हुई वापस नहीं आया। उस जरदारी का बेटा है। बेनजीर भुट्टो वापस आई, डील करके वापस आई, एनआरओ करके वापस आई। ये हकायक है। उस बेनजीर का बेटा है। वो इमरान खान देखो जेल के अंदर पड़ा हुआ, डील ही नहीं कर रहा। रोजाना तुम्हारे मालिक जाके वहां पे डील की दरखास्तें डालते हैं, मिन्नतें करते हैं, तरले करते हैं, वो डील ही नहीं कर रहा। ये फर्क है। बहादुरी के ड्रामे करने से कोई बहादुर नहीं बन जाता। बेनजीर की कुर्बानी अपनी जगह, भुट्टो की कुर्बानी अपनी जगह, लेकिन अयूब खान डैडी भी था तेरे नाना का। बेनजीर भुट्टो एक डिक्टेटर के साथ डील करके पाकिस्तान वापस आई थी, एनआरओ करके, याद है? यही जरदारी एक स्टेटमेंट दिया था ये जर्नैल के खिलाफ और उसके बाद पाकिस्तान से भाग गया था, वापस ही नहीं आ रहा था। याद है ना सारा कुछ? ये अपनी दफा सबको मैं जरदारी का बेटा हूं। भाई जो जरदारी साहब ने सप कटिया तुम भी काट लो। उन्होंने भी जूते पॉलिश किए, आप भी जूते पॉलिश कर लें। अब एक और स्टेटमेंट बिलावल का देखें। वो कहते हैं जी धांधली की कहानी आज से शुरू नहीं हुई, हम कौमी मफाद में खामोश थे। केड़ा कौमी मफाद भाई? सारे ओहदे लेके कौमी मफाद। 3 गवर्नर अपने बना लिए, 3 वजीर आला अपने बना लिए, गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमत ले ली, डिप्टी स्पीकर अपना बना लिया, सदर अपना बना लिया, चेयरमैन सेनेट अपना। और तानू की चाहिए भाईजान? और आपको क्या दे? कौमी मफाद नहीं, साती मफाद में चुप हो तुम लोग। अगर कौमी मफाद होता तो आज पाकिस्तान में इतनी कौमी मफाद में मारंग बलोच को छुड़वा दो ना। दे मुतालबा कि नहीं तो मैं इस्तीफा देता हूं, रोला डालता हूं, मैं हुकूमत का साथ नहीं दूंगा, मारंग बलोच को बाहर निकालो, ईमान मजारी को बाहर निकालो, जो सियासी कैद जेल में रखे उनको बाहर निकालो। नहीं, ये नहीं करेगा। ये सिर्फ जाती मफाद के लिए और कुछ भी नहीं है। सिर्फ कहानियां सुनाना जानते हैं ये लोग। ख्वाजा आसिफ को देख लो, बिलावल को देख लो, एक ही सिक्के के 2 रुख है। ये इनमें कोई फर्क नहीं है, बिल्कुल ये एक जैसे। आज बड़ी तकलीफ है ये जो कश्मीरियों के साथ किया गया, वाकई बहुत दुख वाली बात है, बहुत तकलीफ वाली बात है। मैं अब और बोलूंगा ना तो और कोई इस तरह के जुमले बोलूंगा और ज्यादा बात करूंगा, तो आप थोड़े को ज्यादा समझे। इन लोगों ने पाकिस्तान को एक चरागाह या शिकारगाह समझ लिया है और ये तबाही फेरते चले जा रहे हैं। आपको मैं बताऊंगा अगले वीलॉग्स के अंदर कि पाकिस्तान की मईशत को ये कहां ले गए और ये जो अमेरिका के साथ बड़े बड़े ताल्लुकात के दावे करते हैं उसके बदले में हमें क्या मिला है, ये भी बताऊंगा मैं। अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।